ये जो सनातन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक मंदिर की आंकड़ा बताया, 1 करोड़ रुपया। ऐसे कितने मंदिर हैं, करोड़ों अरबों रुपया ये मंदिर से लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मदरसा बोर्ड बना रहे हैं, मौलवियों को, मुस्लिम्स को पैसा दे रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को पैसा दे रहे हैं, चर्चों को ज़मीन की ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिरों का क्या है? 1 लाख रुपए ले लो, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? 1 लाख में जो करना है करो। तो ये हालत है वहाँ की। और वहाँ की सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, हिंदू मंदिरों से पैसा लो लेकिन हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो। ये वहाँ की राजनीति है। नमस्ते संगम टॉक्स व्यूअर्स, मैं अनुभव पांडे आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ युवराज जी मौजूद हैं। नमस्ते युवराज जी। नमस्ते जी। युवराज जी सूरत स्थित एक स्वतंत्र पत्रकार और स्तंभकार हैं जो हिंदुत्व, राजनीति, इस्लामिक जिहाद और नीतियों पर मुखरता से अपनी राय रखते हैं। तो और आप आते भी गुजरात से हैं, मोदी जी के घर से, और अभी हम दिल्ली स्थित हैं। तो दिल्ली और गुजरात का बड़ा संबंध रहा है, तो आप कुछ बताइए गुजरात के बारे में। जब मोदी जी 2014 से पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब के बारे में थोड़ा बताइए, और आज कैसे बदलाव हुए हैं भारत में और आपके राज्य गुजरात में भी। देखिए, गुजरात जो है उसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा गया है, एंड राइटली सो। विकास की दृष्टि से गुजरात ने एक पैमाना रखा है जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बेंचमार्क। मैं सहमत नहीं हूँ जो हमारे पूर्वज कहते थे। हमारी पीढ़ी ये मानती है कि व्हाट गुजरात डज टुडे, इंडिया डज टुमारो। गुजरात में मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की 22 वर्षों पहले पूर्व। तो आज यूपी में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, राजस्थान के सीएम ने घोषणा कर दी कि हम भी ऐसा करेंगे। तो ये विकास को मैं 10 सेकंड में समाप्त करता हूँ कि गुजरात जो आज करता है उसको भारत कल करेगा। तो गुजरात का बेटा गुजरात से निकला और वो भारत का विकास करने अग्रसर है। और 10 वर्षों में हमने देखा क्या विकास हुआ है। दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है कि गुजरातियों को ईश्वर ने ये कार्य देके, भार देके भेजा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरी एक इंडिजिनस थ्योरी है। सूरत में एक छोटी साध्वी हुआ करती थी जिसे सूरत के वासी भी बहुत भली भांति परिचित नहीं थे जिनसे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेसियों को, विधर्मियों को, वामपंथियों को वो साध्वी जी दिख गई और उन्होंने उसको पकड़ के उन्हें बड़ा बनाया, उनको प्रताड़नाएं दी और आज उनको आप, मैं व समस्त राष्ट्र साध्वी प्रज्ञा के नाम से जानते हैं। ऐसा क्या हुआ कि गुजरात में एक नेता उभरे, नरेंद्र मोदी। तो जब आप और मैं उनसे परिचित थे, उसके पहले कांग्रेसी, वामपंथी, विधर्मी, क्या हो गया कि उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनके पीछे लग गए और आज वो प्रधानमंत्री मोदी हुए। ऐसा क्या हुआ कि साउथ गुजरात में, दक्षिण गुजरात में डांग, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र में एक छोटा सा मंदिर चलाने वाले एक बाबा जी, जिनके पीछे अहमद पटेल आए। अहमद पटेल ने कहा, नीचे आओ, मैडम जी आपसे मिलना चाहती है। और बाबा जी तो फकीर व्यक्ति बोले, मैं तो माँ का साधक हूँ, मेरी मैडम तो माँ है, तुम्हारी मैडम चाहे तो आश्रम में स्वागत है, अच्छा भोजन देंगे हम, मैडम को बुलाओ। ये बात अहमद पटेल ने मैडम जी को कह दी और मैडम जी को आया गुस्सा कि एक बाबा की इतनी मजाल। तो पूरा वामपंथी, विधर्मी, लंपटों का इकोसिस्टम पड़ गया और उस बाबा के पीछे पड़ गया। उस बाबा को आज हम स्वामी असीमानंद के नाम से जानते हैं। तो ये ईश्वर की जो कहते हैं कि इट वॉज अ लार्जर प्लॉट। ईश्वर चाहता था कि भारत के उद्धार में गुजरातियों का योगदान रहे, हिंदुत्व का प्रखरता से नेतृत्व करे गुजराती और गुजराती आगे बढ़ के आए। तो ये जो सारे नाम हैं ये हमारे गुजरात की भूमि से निकलते हैं। और मैं तो इसके लिए वामपंथियों को, लंपटों को, विधर्मियों को, सोनिया माता को, कांग्रेस के इकोसिस्टम को सहृदय प्रणाम करता हूँ कि इस विश्व पटल पे हिंदुत्व को लेके आने में किसी का योगदान है तो वो इन्हीं का है। आप गुजरात से आते हैं और गुजरात, आपके भी मैंने परिचय में भी पढ़ा कि आप एक हिंदुत्व और इस्लामिक जिहाद इन सब पर बड़ी प्रमुखता से बोलते हैं, मुखरता से बोलते हैं। आप हिंदुत्व की परिभाषा बताइए, अगर मेरे जैसा कोई युवा या जो ये वीडियो को देखेगा वो अगर सरल भाषा में समझे, एक छोटा सा अर्थ, मतलब छोटी सी परिभाषा हो, तो आप जी बताइए हिंदुत्व क्या है।
हिंदुत्व को समझने के पहले मेरी जो सीमित सोच है वो मैं रखना चाहूँगा हिंदुइज़्म को लेके। जब हम इज़्म लगाते हैं, इज़्म, जुडाइज़्म, हिंदुइज़्म, कहीं भी इज़्म लगता है तो अंग्रेजी में इज़्म अर्थात ISM, उसका मतलब होता है फिक्स सेट ऑफ रूल और डॉगमास, अर्थात एक ईश्वर, एक पुस्तक, ये इज़्म हो गया। एक मालिक, एक कंपनी, ये इज़्म हो गया। हिंदुत्व के साथ एक ही इज़्म लगता है कि इसमें कोई इज़्म नहीं है, अर्थात मैं सकार ईश्वर को मान सकता हूँ, निराकार को मान सकता हूँ, मैं गुण को मान सकता हूँ, मैं अवगुण को मान सकता हूँ। तो पहले मैं हिंदुत्व पे आने के पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुइज़्म के कंसेप्ट को मैं तो नकारता हूँ पूर्णतः, क्योंकि हमारे में कोई बाध्यता नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं, आप हिंदू हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप हिंदू हैं। और 1995 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बाय द वे सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत ज़्यादा तूल नहीं देता, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और कुछ दर्शक होंगे हमारे जो गूगल करेंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था हिंदुइज़्म एंड हिंदुत्व आर वन इन द सेम। हिंदुइज़्म और हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ, नॉट अ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट को एक बार साइड रख देते हैं। तत्व, पिता का पितृत्व, माता का मातृत्व, तो हिंदू होने के एसेंस, हिंदू होने की धारणा है वो हिंदुत्व है। हिंदू होने के तत्व हिंदुत्व है। यदि मैं अपने पिताजी के चरण स्पर्श करता हूँ वो मेरा हिंदुत्व है। यदि मेरी धर्मपत्नी मुझसे कुछ मांग करती है वो उसका हिंदुत्व है। तो ये हिंदू होना जो जीवन शैली हमारी है, जो सभ्यता समाज हमारा चलते आया है, तो हमारे कोई फिक्स सेट ऑफ डॉगमास नहीं है। हम एक इवॉल्विंग सोसाइटी है, लेकिन हम चूँकि भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे एक रहन सहन है, खान पान है, हम सब हिंदू हैं, ये हमारा हिंदुत्व है। इसे कोई रिलीजन, मज़हब या जाति में मैं बांट के नहीं देखता। बस ये है मेरा सीमित हिंदुत्व। यदि आपको दर्द हो रहा है और मुझे उससे दर्द हो रहा है, ये मेरा हिंदुत्व है। करुणा, ममता, प्रेम, विचार विमर्श, ये जितना है विचार, ये सारा हिंदू होने का विचार है, ये हिंदुत्व है। युवराज जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हिंदुत्व है क्या, असल परिभाषा क्या है। अगर आचरण आपने बताया कि अगर मैं किसी को प्रणाम कर रहा हूँ तो वो हिंदुत्व है मेरे लिए। लेकिन इसी पर ये उद्यानिन स्टालिन है या ये राजा है, वो बीमारी घोषित करते हैं इसी हिंदुत्व को, या जो सनातन परंपरा है, संस्कृति है, इसको वो बीमारी बोलते हैं। तो इस पर आप कुछ बताएंगे, मतलब क्या ऐसा रीज़न है। और फिर हम आते हैं अभी साउथ की पॉलिटिक्स पे जो चल रहा है। देखिए, अमूमन कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये खुद कहाँ से आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बीमारी इन लोगों के दिमाग में है, इनकी राजनीति में है। इनको एक डॉक्टर की आवश्यकता है और उस डॉक्टर का नाम है अन्नामलाई, इसीलिए ये बीमार हैं। दूसरी बात, ये हिंदुत्व में मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूँगा। आज का युवा PIL, सुप्रीम कोर्ट, ये सब मैं बहुत मानता है। आप सुप्रीम कोर्ट में PIL करें भारत के युवा होने के नाते कि मैं अपने पिता के चरण स्पर्श नहीं करूं, चलेगा ये? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ठीक है, तुम्हारे पास इंडिविजुअल राइट्स है, फ्रीडम है, तुम अपने पिता के, माता के, बड़ों के चरण स्पर्श मत करो, ये आप पे कोई लीगल बाध्यता नहीं होगी। आप नहीं, दो लोगों नहीं प्रणाम करो, चलता है। फिर भी हम करते हैं, क्यों करते हैं? यही हमारा धर्म है, यही हमारा हिंदुत्व है। लेकिन जो आपने साउथ की बात की, साउथ में तकलीफ ऐसी है ना कि आज की तारीख में अब दुविधा जीवन की ये है कि रवीश कुमार हमारे लिए पत्रकार हैं, आरफा खानुम शेरवानी हमारे लिए प्रोग्रेसिव वॉइस हैं, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग हमारे लिए फैक्ट चेकर हैं, नेशनल कांग्रेस के आगे इंडियन लगता है, राहुल गांधी के आगे युवा लगता है। ये दुविधा वाली दुनिया में हम जी रहे हैं। तो इसीलिए इस दुविधा की दुनिया में क्या है ना कि बड़ा इजी है, आप आइए हिंदुओं को गाली दीजिए, यू कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। लेकिन एक हमारी बहन ने हदीसों को कोट कर दिया, वो आज तक किसी को दिखे नहीं। यदि आपको दिखे तो मुझे बताइएगा। तो ये बड़ा आसान है, आपको नेता बनना है, आपको कुछ वर्ग विशेष का, मुसलमानों का वोट चाहिए, तो बढ़िया आइए, हिंदुओं पे थूकिए, निकल जाइए, आप नेता बन जाएंगे। ऐसा कुछ वर्ग विशेष को लगता है। साउथ की बात करें तो पेरियर एक बहुत बड़ा नाम उभर करके आते हैं, जिन्होंने ये द्रविडियन पॉलिटिक्स और जो भी बहुत एक गंदी फैलाया है, क्या ही बोला जाएगा इसको, तो आप गंद फैलाया है बिल्कुल। तो पेरियर के बारे में बताइए, जहाँ पे वो एक तरफ कहते थे कि ब्राह्मण अगर हैं तो उनको मार डालो,
ना, और दूसरी तरफ वो ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा है। तो आप बताइए कि एक्चुअल में द्रविडियन पॉलिटिक्स क्या थी। अभी आप मुझको कुछ देर पहले तो आपने एक चीज़ भी बताया था कि मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि एक्चुअल में द्रविडियन पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है, वो एक, तो आप वो मुझे थोड़ा समझाइए क्या है एक्चुअल में। सर्वप्रथम ये तमिल अलग है, संस्कृत अलग है। संस्कृत तो आर्य भाषा है, तमिल भारत की भाषा है, द्रविड़ों की भाषा है। ये सारी भ्रांतियां हैं। यदि थोड़ा भी कोई पढ़ेगा लिखेगा तो वो समझेगा द्रविडम इज अ संस्कृत वर्ड। उसका मतलब है लैंड मास, ज़मीन का टुकड़ा जो कि पानी से घिरा हुआ है। तो आप सदर्न इंडिया के मैप को देखिए, ऐसे वी शेप है, पानी से घिरा हुआ है, तो वो संस्कृत वर्ड से निकला है द्रविडम। दूसरा, ये अगर मैं आपको आम भाषा में डिकोड करूं तो एक नाराज फूफा की राजनीति है। और विडंबना देखो, जो हिंदुओं को गाली दे रहा है, जो सनातन को गाली दे रहा है, जो पेरियार जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका नाम ही है ईवीआर रामास्वामी। उसके नाम में रामा और स्वामी आ रहा है, लेकिन वो हिंदुओं को गरिया रहा है। दूसरी बात, उन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब नाराज फूफा की राजनीति में क्यों कहता हूँ, उन्हें अपेक्षा होगी कि भाई उनको बड़ा पद मिले, बड़े नेता बने, लेकिन चूंकि तत्कालीन समय पे गांधी का प्रभाव था 1919 में, नेहरू का प्रभाव था, तिलक, गोखले और सावरकर जी, ये पूरा एक जो एक फ्रीडम फाइटर थे सारे, उनका प्रभाव था। और सरदार पटेल से लेके आप जिनका भी देखें, ये लोग कहाँ के थे, वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया या नदर्न इंडिया। अब इसमें राजनीतिक मंशा, या आज की कटु भाषा में कहूँ तो राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाए रामास्वामी। तो बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फ्रस्ट्रेशन के चलते 1925 में महज 6 साल कांग्रेस में काम करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कई जगह दरवाजा खटखटाया, दाल नहीं गली, तो उन्होंने एक 1939 में 1935 में एक जस्टिस पार्टी बनाई कि भाई मेरी पार्टी, मैं हेड हूँ। अब पार्टी आप बनाओगे तो क्या करोगे, जब देश में राजनीति एक तरीके से चल रही है और आपको अलग पार्टी बनानी, तो हम क्या करेंगे, जो चल रहा है उसको गरियाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये तो नॉर्थ इंडियंस की पार्टी है, ये तो ब्राह्मणों का पर्पस सर्व करती है, इनको हमारे से मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो द्रविड़वासी हैं, हम अलग लोग हैं, और ये तो आर्यन लोग हैं, ये गोरे, हम काले, इनकी राजनीति अलग, हमारी राजनीति अलग, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट अलग। ये बोल के इन्होंने एक शूगुफा छोड़ा मार्केट में। और विडंबना थी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1939 की, अंग्रेजों का राज था, हम पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे इतने, और समाज में एक धड़े को पकड़ के इन्होंने जो फैक्शनिज्म कहते हैं, जो आज ओवैसी साहब करते हैं, तो उन्होंने अलग अपना शुगवा छोड़ के एक राजनीति बना दी। अब चलते 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 3-4 साल काम किया, लेकिन वो जस्टिस पार्टी, यार तो अंग्रेजी नाम था, क्या करें, तो उन्होंने नाम दिया द्रविड़ कज़गम पार्टी, डीके, द्रविड़ कज़गम पार्टी। 1944 में उसको रीनेम कर दिया। जैसे ये यूपीए ने अपने आप को डॉटेड इंडिया अलायंस बना दिया, तो रीनेमिंग राजनीति। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यूपीए डॉटेड इंडी क्यों बना, तो ये पेरियार साहब से कॉपी किया इन्होंने। उन्होंने बोला चलो कुछ लीपा पोती करते बढ़िया, तो उन्होंने कैनवासिंग कर दिया इसका, ये द्रविड़ कज़गम पार्टी 1944 में बनाई, बढ़िया पार्टी उनकी बन गई, सब ठीक है। फिर इस पार्टी को नया नाम दिया, क्या नाम दिया, आपके परम मित्र जिनका आपने नाम दिया उनकी पार्टी, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम। प्रश्न आते हैं कज़गम क्या है, तो हम जैसे पार्टी कहते हैं, तो एक विचारधारा से जुटे हुए लोग अर्थात पार्टी को तमिल में कहा जाता है कज़गम। तो 1949 में रीनेमिंग करके बना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, जो कि आज की डीएमके है। तो ये एक इनका, अगर मैं कहूँ तो इनका प्रीफेस है। फिर इस पार्टी में जुड़े सीएन अन्नादुराई। अब आप ये इनकी नाराज फूफा वाली चीज़ें समझिएगा। ये अन्नादुराई जो जुड़े ना, तो इन्होंने क्या बोला, यही बात हो गई कि यार पेरियार पेरियार, व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या, मैं कैसे बड़ा बनूंगा। तो ये जो डीएमके 1949 में बना, इसको अलग से अपना, अलग अलग गुटबाजी होती से गुट बना के पूरा जो वर्चस्व था वो सीएन अन्नादुराई ने ले लिया। अब नाराज फूफा में होता क्या है, कोई विचारधारा नहीं होती, वर्चस्व की लड़ाई होती है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो सीएन अन्नादुराई बड़े बन गए, तमिलनाडु के आगे जाके पहले मुख्यमंत्री वही बने। पेरियार जी को रख दिया हाशिए पे, उनको रख दिया मार्गदर्शन मंडल पे कि भैया आप हमारे गुरुदेव हैं, बट अब पार्टी की कमान, सब कुछ वर्चस्व हमारे हाथ में रहेगा। तो ये इन्होंने बना दिया, ठीक है। अन्नादुराई काम करते गए करते गए करते गए करते गए। इनके साथ जुड़े बड़े शख्सियत हैं,
आपने नाम सुना होगा तो MGR, MG रामा राव, बड़ा नाम है एकदम वहाँ का। फिर इनके साथ काम करते गए करते गए करते गए। अब आप इसको आम आदमी पार्टी से रिलेट कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू इट। अब करते गए, विचारधारा कुछ नहीं इनकी, क्या करेंगे, ठीक है भाई कर रहे हैं। एक स्तर के बाद लगता है कि बॉस अपुनिज खुदा है, हम बड़े हैं, ये अन्ना दुराई को हम क्यों फॉलो करें, हम बड़े बनेंगे। तो MGR साहब जो है, MGR साहब इनके साथ जुड़े रहे। 1972 में वो नाराज हो गए, अब मुझे बड़ा बनना है, तो उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, AIADMK, जो हाल में पार्टी है। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैं कर देता हूँ तो AIADMK चलती गए, MGR के बाद आ गई शशिकला, ये हमारे अन्ना अम्मा शशिकला, OPS EPS। तो ये जो चल रहा है तब से पार्टियां, अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल स्प्लिट, वर्टिकली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो आज जो EPS है, OPS है, शशिकला है, ये तीनों कहाँ से निकले, अम्मा से। अम्मा MGR अन्ना दुराई पेरियार, इन्हों की कोई विचारधारा नहीं है। दूसरा, अगर हम विचारधारा की बात करते हैं तो ये लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारी विचारधारा है अन्नाइज्म, CN अन्ना दुराई की याद में, उनकी लेगेसी में अन्नाइज्म। और आपके दर्शक जो कि युवा होंगे, आई एम श्योर, विकीपीडिया पे गूगल पे चेक कर सकते हैं, अन्नाइज्म इज इक्वल टू सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म। अब आप बताएं, कैपिटलिज्म जो है ना, वो कंपटीशन को प्रमोट करता है कि तुम मेहनत से काम करो, रोटी कमाओ, तुम्हारे पास है मेहनत तो तुम मारुति लोगे, और मेहनत करोगे तो मर्सिडीज लोगे, इसमें स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं। और दूसरा सोशलिज्म है कि कुछ नहीं करना है, पड़े रहो, स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर यू, सरकारें हैं, समाज है, वो आपको देंगे, तुमको काम नहीं करना है। ये दो विचारधारा विपरीत हैं, आप इनका अमलगमेशन कैसे कर सकते हो। तो ये पूर्व और पश्चिम का मेल बता रहे, जो कि होता नहीं है। तो ये जो है ना, ये एक बिना सरपाओं की राजनीति है, लेकिन अन्नाइज्म के साथ साथ जो जड़ें बना चुका है वो है एंटी ब्राह्मणिकल स्टैंड। तो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। आप तमिलनाडु के कोई भी पॉलिटिशियन से देखना, वो एक तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं, दूसरा कभी ना कभी मौका मिलने पे हिंदुओं को गाली दे देंगे, हिंदी को गाली दे देंगे, या तो वो ये बात करेंगे सनातन को ध्वस्त करना है, या सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है, सनातन वायरस है, क्योंकि ये उनकी राजनीति की धुरी है। हिंदी हिंदू को गाली दो, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटो, आप मिनिस्टर बन जाओगे, और कोई राजनीति नहीं है। विकास क्या होता है, वो तो ठीक है, आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु ने कितना कर्जा लिया है देख लीजिए। कर्जा बाहर से लाके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये विकास नहीं होता। आपने कहा कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा डेट है ना, बहुत ज़्यादा कर्जे। टेम्पल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है जी और वहाँ से तो बहुत पैसा स्टेट को डायरेक्ट फंड होता है। जी। तो आप मुझे थोड़ा उस विषय में भी बताइए कि क्या कारण है कि आज भी टेम्पल को फ्री नहीं किया जा रहा है, और दूसरा इन्हीं टेम्पल से स्टेट को इतना पैसा मिलता है और इन्हीं टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं। साउथ में टेम्पल को तोड़ा बहुत अधिक मात्रा में तोड़ा जा रहा है, चाहे मठ हो चाहे टेम्पल हो। तो इन दोनों के पीछे का आप मुझको कारण बता दीजिए, अगर कोई हमारे जो व्यूवर्स हों जानना चाहें। देखिए, पूरे भारतवर्ष में राज्य हो या केंद्र हो, कल्चरल मिनिस्ट्री है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं दिल्ली की कल्चरल मिनिस्ट्री से उस मंदिर का कंट्रोल या डिक्टाट नहीं निकलवा सकता, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने मंदिरों के लिए एक बॉडी बनाई है, HRCNE, और उस बॉडी के तहत उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक रूप से मंदिरों पे पंजा कस के रखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, केवल तमिलनाडु में लगभग 36,000 मंदिर है जो कि तमिलनाडु HRCNE बॉडी के अधीन आते हैं। अब उसमें मुझे तकलीफ क्या है, एक युवा होने के नाते या एक हिंदू होने के नाते मुझे तकलीफ क्या है। एक उदाहरण देता हूँ, अर्धनारेश्वर मंदिर तमिलनाडु का, पूजा अर्चना दान दक्षिणा से जो राशि इकट्ठी होती है, लगभग 1 वर्ष का 1 करोड़ रुपए उस मंदिर में दान आता है, सरकार ले लेती है। अच्छा, सरकार तो कम्युनिस्ट सरकार है, वो तो मानती है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, रिलीजन, जाति धर्म मजहब हम तो मानते ही नहीं कुछ भी, वो वामपंथी सरकार है। लेकिन 1 करोड़ रुपए वो ले लेती है अर्धनारेश्वर मंदिर से, और उस मंदिर को वर्ष का 1 लाख रुपया मिलता है। ये 1 लाख रुपया लो और इसमें साल भर की तुम पूजा पद्धति जो भी तुम्हारा खर्चा है निकाल लो। तो आप ये बताइए,
आपने क्या हमको गुल्लक समझा है? आपने क्या हमको दूध देती गाय समझा हुआ है कि मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लोगे और मुझे ऐसे चुश-चुश ऐसे करके 1 लाख रुपए दे दोगे? सिस्टमैटिक लूट, प्लंडर हो रही है। इससे अच्छा मैं कहता हूँ अंग्रेज थे, थोड़ा मान रख लेते थे। अगर अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी बोलते थे हम और कांग्रेस वाले ऐसे हाथ जोड़ के हाथ फैलाते थे, तो अंग्रेज मान रख लेते थे। ये विधर्मी मान नहीं रखते हैं। और ये जो सनातन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक मंदिर की आंकड़ा बताया 1 करोड़ रुपया। ऐसे कितने मंदिर हैं? करोड़ों अरबों रुपए ये मंदिर से लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मदरसा बोर्ड बना रहे हैं, मौलवियों को, मुस्लिम्स को पैसा दे रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज को पैसा दे रहे हैं, चर्चों को ज़मीन की ज़मीन दे रहे हैं। लेकिन हमारे मंदिरों का क्या है? 1 लाख रुपए ले लो, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? 1 लाख में जो करना है करो। तो ये हालत है वहाँ की। और तो और वहाँ एक 1400 साल पुराना मंदिर है, लेकिन एक दिन ऐसी आंख खुली मौलाना साहब की, अरे यार ये तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। भैया इस्लाम इतना पुराना नहीं है जितना पुराना वो मंदिर है, लेकिन ये चूंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, ये वो वाली बात हो गई। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वहाँ की सरकार को कोई तकलीफ नहीं है। हिंदू मंदिरों से पैसा लो, लेकिन हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, ये वहाँ की राजनीति है। विधर्मी विधर्मी आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या इन? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये धर्म की जब बात करते हैं ना, तो अंग्रेजी थोड़ा बहुत मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेता हूँ। धर्म जो है ना वो यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट है। यदि आपने मुझे बुला के एक एक मेहमान नवाजी करी तो वो आपने धर्म निभाया। अब यदि मैं आपको गरियाऊं तो वो विधर्म हो गया। तो जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ का धर्म है। मैं मेरे पिताजी से कुछ मांग करूं, वो मेरा धर्म है। पिताजी मुझे दें, वो उनका धर्म है। पत्नी की रक्षा करूं, वो मेरा धर्म है। सो धर्म हमारे में ना क्या था, प्रश्न प्रश्न पुत्र में प्रश्न कुछ भी पूछो आप पत्र में, लेकिन एक उत्तर धर्म। लेकिन ये हम लोगों को समझ नहीं पड़ा। लेकिन अमेरिकन चार्टर ऑफ लिबरेशन जो हमने पढ़ा, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म, फला ढीका, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, ये सारे वर्ड जो है ना, हमारे पास एक वर्ड था, धर्म, बस। तो ये धर्म जो है उससे दुनिया चलती है, धर्म जो है उससे लोग चलते हैं, जड़ चेतन सब धर्म से चलते हैं। अब जो इस मान को रेसिप्रोकेट नहीं करता, मैं उनको विधर्मी मानता हूँ। बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त हैं जो राम राम करते हैं, तो मेरे लिए वो धर्मावलंबी हैं। लेकिन बहुत सारे हिंदुओं के भी ऐसे हैं, गद्दार हैं हमारे, जो मेरे लिए धर्मावलंबी नहीं है, जो विधर्मी हैं। व्हेन आई से विधर्मी, मैं आम क्रिश्चियन आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो तलवार की नोक पे या पेन की नोक पे मेरा मतांतरण कराना चाहते हैं, जो मेरी ज़मीन को खाना चाहते हैं, जो मेरी मंदिरों को खाना चाहते हैं, जो मेरी संस्कृति को खाना चाहते हैं, जो मेरे बच्चों को लिबरल सेक्युलर बनाना चाहते हैं, जो मेरे बच्चों को ये नहीं बताना चाहते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन आप लेते हो तो उसमें मुसलमानों की, क्रिश्चियनों की स्कूल नहीं आती, केवल हिंदुओं की स्कूल आती है। मैं उनको बताना चाहता हूँ जो ये आरटीआई के तहत जो भी हो धर्म के विरुद्ध बात करना चाह रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड को बच्चों को नहीं बताना चाह रहे हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बच्चों को नहीं बताना चाह रहे हैं, जो बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि इतनी गरीबी है, गरीबों को दूध नहीं पिला के मंदिर में दूध चढ़ा रहे हो, नदी में दूध बहा रहे हो, वो मेरे लिए विधर्मी है। तो विधर्मी की परिभाषा जो है वो धर्म के इर्द गिर्द मैं रखता हूँ, रिलीजन मजहब के इर्द गिर्द नहीं रखता। साउथ में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ के जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। और अभी मनीष कुमार जी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्या वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है कि हम मतलब कमतर समझा जाता है, या कोई और रीज़न है, या फिर कम्युनिज़्म और जो ये पेरियार जी हैं इन सब का जो क्या नाम है बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ के लोगों पर है, कारण ये है या कोई और कारण है? देखिए मैं बहुत आम भाषा में, स्पष्ट भाषा में बात करना चाहता हूँ और करूँगा। ये यूपी बिहार के जो लोग हैं ना, वो बहुत मेहनतकश लोग होते हैं। अरे आप देख लीजिए, राहुल जी की फैमिली की बात कर लूँ मैं, तो नेहरू जी, इंदिरा जी, ये कहाँ से आए? मोदी जी कहाँ से आए? यूपी से आते हैं। शास्त्री जी कहाँ से आए? कितना नाम ले सकते हैं हम, चंद्रशेखर, ये सब सब वहीं से आए। तो जो यूपी देश को प्रधानमंत्री दे चुका है, सैकड़ों, सबसे अधिक प्रधानमंत्री, जो बिहार पूरे भारत की ब्यूरोक्रेसी के आईएएस आईपीएस दे चुका है। तो जो लोग मेहनतकश हैं, जो लोग इन्फ्लुएंशियल है, अगर वो मेरे घर में आएंगे तो कहीं ना कहीं तो ईर्ष्या की भावना होगी। तो मैं तो इसको ये देखता हूँ कि मेहनतकश लोग हैं,
टैलेंटेड लोग हैं, जो देश को दिशा और दशा देने वाले लोग हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ जो लोकल ये इनों की राजनीति है, गंदी राजनीति, उसके तहत वो ईर्ष्या और जलन डाली जाती है उनमें कि ये आएंगे तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। भैया कोई किसी की नौकरी नहीं खाता। भारत आज़ाद देश है और यहाँ पे सभी को राइट है। यदि मेरे में ताकत है तो मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, कौन रोक रहा है? आप मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन ये जो ना डर और भ्रांति बनाई जाती है वहाँ पे। और दूसरी बात मनीष कश्यप की बात है, तो मनीष कश्यप चर्चा में था, आपने कहा, मैं सहमत नहीं हूँ। वो प्रताड़ित था बेचारा, उस पर प्रताड़ना की गई और लास्ट में कोर्ट ही उसके आरे आया, कोर्ट ने उसको सहारा दिया। तो ये उनकी जो गंदी राजनीति है ये उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि यूपी बिहार के लोग टैलेंटेड तो है ही हैं, धार्मिक भी हैं। बिहार और यूपी, अगर मैं दो शब्दों में कह दूं तो एक राम का राज्य है, दूसरा सीता का राज्य है। तो धर्म जहाँ से निकलता है, जहाँ से नदियाँ निकलती है, जहाँ गंगा बहती है, जो प्रधानमंत्री देता है, जो राष्ट्रपति देता है, जहाँ से ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो देश को दिशा और दशा देने वाले हैं। जहाँ नालंदा है, जहाँ तक्षशिला है, मतलब इतने महान भूमि है। अगर वो आ जाएगी तो उनको जलन नहीं होगी क्या? उनकी राजनीतिक दुकान कैसे चलेगी? तो आप किसी के पेट पे चोट कर रहे हो, अगला आ भी ना करे। तो मैं तो इस चीज़ में थोड़ा सा उनकी राजनीति समझ सकता हूँ, उनकी बाध्यता समझ सकता हूँ। तो आप उनको पेट पे लात मारोगे तो वो आ ना करें, उनको तकलीफ है आप लोगों से। क्योंकि अगर यूपी बिहार का बंदा कहीं, कोई व्यक्ति कहीं रह गया ना, तो वो वहाँ भी राम राज्य धर्म राज्य बनाएगा। वो अपनी मेहनत से, मेरिट से जीतेगा, रिजर्वेशन से नहीं जीतेगा। वो मुफ्त का नहीं मांगेगा, वो फ्री का नहीं मांगेगा, उसको अन्नाइज्म की नहीं पड़ी, उसको रेवड़ी की नहीं पड़ी। वो रेहड़ी चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पुजारी बनेगा, लेकिन मेहनत करेगा। वो उनको नहीं चाहिए। तमिल की पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है और उसमें अन्नामलाई जी की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि पिछले कई वर्षों से अन्नामलाई जी जनमानस में घूम रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा बताइए फ्यूचर क्या है तमिल पॉलिटिक्स का? क्या बीजेपी वहाँ पर आएगी या फिर अभी हमको एक लंबा दशक देखना पड़ेगा? यही जो पार्टीज़ हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, स्टैलिन, उदयनिधि जी, इनका ही दिखेगा। देखिए, पार्टी में कार्यकर्ता और आइडियोलॉग्स, विचारक दोनों चाहिए। तो जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बड़े विचारक थे, वाजपेयी जी कार्यकर्ता विचारक दोनों थे, मोदी जी कार्यकर्ता, कुशल शासक, विचारक तीनों हैं। अन्ना में मुझे इसीलिए पार्टी का भविष्य दिखता है। वो आईपीएस रह चुके हैं और एक आईपीएस होने के साथ साथ आप उनके भाषण देखें तो वो रेडिकल बातें नहीं करते हैं। एक होता है कि मैं रेडिकल बातें करूं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डॉग विस्लिंग, कि लोग एक लॉबी ताली बजाएगी, वाह भाई क्या बात कर दी। अन्ना लॉजिकल बात करते हैं, अन्ना कोजेंट बातें करते हैं, अन्ना की बातों का सरपाव होता है। तो वे कुशल शासक रह चुके हैं, वैचारिक तौर पे परिपूर्ण, परिपक्व, और संगठन के तौर पे उनका मैंने कुछ रैली कवर की थी, 2 दिन में वहाँ रहा था, साथ में मैंने देखा एक बच्चा, लगभग वो 8-9 साल का होगा, वो बीजेपी का झंडा लेके खड़ा है और अन्ना ने मतलब प्रोटोकॉल तोड़ के उसको बुलाया और ऐसे थोड़ा अपने पास में फ़ोटो खिंचाया। एक अम्मा थी जो लगभग 70 के 60-70 की, उनकी 65-70 की एज होगी, वो भी थी। तो अन्ना जो है ना वो लोगों को लेके चल रहा है। और द्रविड़म राजनीति का जो धुरी उन्होंने रखी है कि हम तमिलवासी हैं, हम हिंदू या नॉर्थ इंडिया के नहीं हैं। तो आपने एक तमिल बेटा दे दिया जो कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल 3 भाषा बोलता है, जो कि एक आईपीएस है और जो वैचारिक तौर पे आपकी बात लेके जा रहा है आम जनमानस के बीच में, जो कि कार्यकर्ता के साथ बैठता है, जो कि प्रधानमंत्री के साथ भी बैठता है, लेकिन साथ में वो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों के साथ भी बैठता है। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ता तक, जनता तक आपकी विचारधारा ले जा रहा है, जो कि अन्य राज्यों में जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ वो बात नहीं हो पा रही। लेकिन ये व्यक्ति जो विचारधारा लेके जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि पार्टी का, केवल साउथ का नहीं, भारत के भविष्य की यदि बात करें तो उभरते नेतृत्व में टॉप 5 में मैं इनका नाम टॉप 3 में देखता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं फिर उसको अंडरलाइन करूंगा, विचारधारा को वैचारिक तौर से लोगों तक लेके जाना। एक वो नेता है जो अपने काम से ताली सीटी बजवाते हैं, लेकिन ये विचारधारा को लेके जा रहे हैं, जो कि भविष्य है भारत का, विचारधारा और विचार। साउथ की पॉलिटिक्स की हमने बात करी, अब हम पश्चिम बंगाल पर आते हैं। और पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं पिछले कई दशकों से हिंदुओं के साथ बर्बरता
किया जा रहा है, मतलब वहाँ पर हिंदुओं के साथ, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे घुसपैठियों का मामला हो, या फिर जो हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं उनके साथ जो प्रताड़ना की जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? पहला प्रश्न ये कि इनके पीछे का कारण क्या है? क्या यहाँ पर भी वही वामपंथ की जो विचारधारा है उसके कारण हिंदू शोषित हो रहे हैं, या फिर जो उत्तर प्रदेश या बिहार में जब कोई दलित या पिछड़े वर्ग के लोगों की बात होती है तो आज़ाद और भीम आर्मी जैसे जो संगठन है ये बहुत आगे आकर और उनकी बातें करते हैं कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अभी संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ जो घटना घटी है इस पर कुछ दिखता नहीं है। आपने जिन महोदय का नाम लिया, आश्चर्य की बात है कि जिस आज़ाद की, जिस भीमिये की बात कर रहे हैं, वो जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है ये वहाँ वहाँ जाता है, क्योंकि इसको पता है बीजेपी वाले संवैधानिक है, हम हमारा बाल भी वाका नहीं करेंगे गैर संवैधानिक रूप से। जहाँ कांग्रेस का शासन है ये वहाँ जाता है, क्योंकि वो तो उनके ही लोग हैं। लेकिन आप देखो ये बंगाल नहीं जाता, इसको पता है कि मार मार के अपना स्थान विशेष सूझ जाएगा, वहाँ पे सुझा देंगे वो लोग, तो बंगाल नहीं जाता ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, बंगाल में वामपंथियों का तो अभी अस्तित्व रहा ही नहीं है, क्योंकि जो वामपंथी बोलते हैं कि हम ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं, उनका खुद का आप सरनेम देख लीजिएगा, सारे बसु बैठे हैं, सारे बोस बैठे हैं, तो सारे खुद स्वयं ब्राह्मण हैं या कायस्थ है जो कि कहते हैं कि हम ब्राह्मण से भी ऊपर हैं, और वो बैठ के हमें बता रहे कि भैया ये तो स्टॉप ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। तो वहाँ मुझे लगता है कि अब तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। और मैं मानता हूँ ममता दीदी बहुत स्ट्रांग लीडर है, उन्होंने, उनका इतना मादा था कि अकेले उन्होंने जो बोलते हैं कि लड़ाई लड़ी वामपंथियों के साथ और गुंडों को मार भगा के खदेड़ के भेगा उनके घर से। तो ये कितनी बड़ी गुंडी उभर के आ रही है, आप ये देखिए। दूसरी बात, ये मदरसा जो होता है ना, बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ मदरसा के लिए एक अलग से कुछ सर्विस कमीशन बना के रखा है। जैसे यदि मैं आपको कहूँ तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक इंडिक नॉलेज सिस्टम का एक कमीशन बना है, उसी तरह सेपरेट मदरसा कमीशन बना है वहाँ पे, जहाँ बाकायदा आईएएस ब्यूरोक्रेट्स लोगों को बिठाते हैं, मदरसाओं के सूचन पे या उनके सर्वसम्मति पे या जो भी वो लोग करते हैं प्रोसेस, उसके कहने पे एक मौलाना को बिठाते हैं जिसको एमओएस का रैंक मिलता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक और प्रोटोकॉल देते हैं। बंगाल ऐसा राज्य है। आप संदेश खाली की क्या बात कर रहे हैं? आपको चुनाव याद हो बंगाल का, तो चुनाव के पश्चात सड़क के बीचों बीच हिंदू महिलाओं का रेप किया जा रहा था, सड़क के बीचों बीच। और मुझे याद है कुछ कार्यकर्ताओं का कॉल आया था जो ये अलग अलग संगठनों से, विविध हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। दे वेर फियरिंग फॉर द लाइफ कि भैया खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे तो हमको जिंदा मार देंगे। तो कुछ लोग हैं हमारे जैसे जिन्होंने किसी बनिए को कॉल किया, किसी किराना वाले को कॉल किया, किसी मिठाई वाले को कॉल किया कि भाई आप खाना बना के उनके घर के बाहर रख के घंटी बजा देना, उनको मिस कॉल कर देना। तो ये बंगाल की स्थिति है। जब कौन सा इलेक्शन बंगाल में, आप मुझे बताइए, गूगल पे चेक करके बताइए कि जहाँ हिंसा नहीं हुई हो। कौन सा इलेक्शन? अरे छोड़ दो लोकसभा, छोड़ दो विधानसभा, सरपंच के चुनावों में भी, मंडल लेवल के चुनाव भी वहाँ पे हिंसा, मतलब जानलेवा हमले होते हैं, मार दिया जाता है औरतों को, महिलाओं का रेप किया जाता है। और तो और बीजेपी के जो सुकांता मजूमदार वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन पे जानलेवा हमला हो गया। जो इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सेफ नहीं है, तो आप और में क्या होंगे? और उस समय पे बाबुल सुप्रियो जब केंद्रीय मंत्री थे, जब बीजेपी में थे, उन्होंने बकौल बाबुल सुप्रियो बकायदा केंद्रीय मंत्री अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया कि आगे जाऊंगा तो गली के अंदर मेरी जान को खतरा है, मेरा कॉन्वॉय जा नहीं पा रहा, इसके लिए मैं अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करके अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो केंद्रीय मंत्री जो कि जलवाए जलाल से प्रोटोकॉल में निकलता है, वो गलियों में, बंगाल की गलियों में जा नहीं पा रहा। तो आप और मैं क्या करेंगे? बंगाल में तो मेरी शिकायत है कि क्यों केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रही, ये वही जाने कि इसके पीछे क्या मास्टर स्ट्रोक है, ये वही जाने। नहीं तो बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था अभी तक। तो ये वही बंगाल है जहाँ पर गोपाल पाठक निकले थे ये हर वही इलेक्शन बंगाल डे है पे। जहाँ तो गोपाल आज ऐसा पाठक क्या आ गया कि वहाँ का युवा इसके विरुद्ध कुछ भी कर नहीं रहा? आपको आश्चर्य होगा जान के, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका साहित्य था आनंद मठ, आनंद मठ में सबसे पहला हिंदुत्व आया बंगाली में, उसको लेके चंद्रनाथ बसु ने उसको दूसरे साहित्य में उसका सदुपयोग किया। और उसके बाद उस हिंदुत्व को हिंदी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य में लेके आए जी सावरकर जी।
तो हिंदुत्व की जननी ही बंगाल है। आप आनंद मठ से लेके रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, आप मतलब राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, सब बंगाल से आया है। ये वही बंगाल है। और तब कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन उसके बाद वही होता है जो हर राष्ट्र में हुआ, कम्युनिज्म। एक ही वायरस है। वो अमूमन कहा जाता है कि कोरोना वायरस का इलाज है, कम्युनो वायरस का इलाज नहीं है। तो जो कम्युनो वायरस यूएसएसआर को लगा, उसके कई सैकड़ों टुकड़े करके माना वो, तो वही वायरस बंगाल में लगा है। लेकिन ये तो भला हो इस भारत भूमि का, इस देवभूमि का, कि बंगाल अभी तक भारत का हिस्सा बन के बैठा है। बाकी ये वही बंगाल है जिसे 1905 में जिहादी ताकतों ने सेपरेट इलेक्टोरेट के बेस पे बांट दिया था। लेकिन ये फिर वही बंगाल है जो 1911 में फिर से भारत से जुड़ गया, और फिर से जुड़ा मतलब जुड़ा हुआ ही था, लेकिन फिर से दो राज्य जो बने थे वो एक हो गए। ये वही बंगाल है जहाँ से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत निकला था। लेकिन ऐसा है ना भाई कि जब कम्युनो वायरस और उसका मिश्रण करो कुरानो वायरस के साथ, कम्युनो वायरस और कुरानो वायरस लग जाता है, फिर कोई कोवैक्सीन कोई कोविशील्ड काम नहीं करती। आप कम्युनिज्म को वायरस के तौर पर कह रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे विश्वविद्यालयों में तो क्रांति लाते हैं यही छात्र, तो वायरस क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए वो तो वायरस, क्रांति की बातें मैं कर आपको रहे बताता हूँ, मैं हैं, आपको गरीब की बातें कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन फ्री की बातें कर रहे हैं, कहीं वो फ्रीडम की बातें कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे युवा हैं जो खुद को क्रांति बोलते हैं और फिर कम्युनिज्म को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भटके तो हुए युवा, हाँ, भटके हुए युवा। तो क्या मतलब क्या चल रहा है, क्या है ये? आपको अनुभव ये समझना पड़ेगा, कम्युनिज्म पूरे विश्व में कहाँ कहाँ चला है, सब जगह फेल है। आप मुझे आर्ग्यूमेंट दोगे कि चाइना में बहुत कम्युनिज्म है, तो चाइना तो एक बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री है, वो कंपनी है। मेरे मुंह से कंपनी निकला, सही निकला। चाइना इज अ बिजनेस ओरिएंटेड एंटरप्राइजिंग कंपनी, नॉट अ कंट्री। उनको धंधा करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और कम्युनिज्म जो है ना, उसका बेस है स्ट्रगल में। उन्होंने विश्व को, मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिज्म और ये इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, इन दोनों में समानता क्या है? रेडिकल इस्लाम ने विश्व को दो फाड़ में बांटा है, बिलीवर इन्फिडेल, मानने वाले और काफिर। सेम कम्युनिज्म ने क्या किया कि दो क्लास बना दी, बॉर्जियोस से, जो पैसे वाले हैं, और मैं शायद बॉर्जियोस से मैं मानता हूँ अपने आप को, आईपैड वाईपैड हम लेके घूमते हैं, हम बॉर्जियोस से हैं। और दूसरा है प्रोलिटरेट, मजदूर, गरीब, गरीब गुरबा, जो बिहार की कम्युनिज्म भाषा में हम कहते हैं गरीब गुरबा। तो इन्होंने वर्ल्ड को बांटा है। अब ये जो खाई है ना, इसका कहीं कोई समाधान या इसकी कोई सीमा नहीं है। ना सीमा है ना समाधान है। क्योंकि आज यदि मेरे पास आईपैड है तो कल मैं चाहूँगा आई वॉच आएगी, जब आई वॉच आएगी आईपैड आएगा तो मैं चाहूँगा आईफोन आएगा, जब सब कुछ आएगा तो मैं चाहूँगा एप्पल का मैक लगाऊँ, मैक लगाऊँगा, मैं चाहूँगा मेरे पास आई मैक आ जाए, आई मैक आ जाए तो सब इंटीग्रेट करने के लिए आई होम सिस्टम आ जाए। तो ये जो है ना, इसकी कोई सीमा और समाधान कहीं कुछ नहीं है। आज महीने का 1 लाख आप कमाओगे तो आपका कैमरामैन कहेगा वो 1 लाख कमाता है और मैं 10,000 कमाता हूँ। तो ये घृणा की, इनकी जो विचारधारा है वो घृणा की विचारधारा है कि ये आपसे घृणा करे, सदैव करे। कल ये 1 लाख कमाएगा तो 5 लाख कमाओगे, तो ये तभी भी घृणा करेगा कि यार ये 5 गुना मेरे से कैसे कमा सकता है। तो ये घृणा की राजनीति है, समाज को बांटने की राजनीति है। इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल रिफ्ट क्रिएट किया गया है कि तुम हमेशा लड़ते रहो। और ये एक बड़ा मतलब छोटा सा जोक है जो मैं कई लेक्चर्स में बोलता भी हूँ, कि एक कम्युनिस्ट गंगा ढाबे पे बैठ के जेएनयू पे बैठे एक वामपंथी को 5 रुपए की बीड़ी पिलाते, मैंने पूछा भाई क्रांति क्या है? हम क्रांति करेंगे और समाज को बदलेंगे। समाज बदल दिया, फिर क्या? फिर क्रांति करेंगे, नई क्रांति, और फिर नए समाज को उत्थान पे ले जाएंगे। मैंने कहा क्या बात है, फिर क्या? तीसरी क्रांति करेंगे और समाज को और ऊपर ले जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर यार हमको क्रांति तो करनी है, और क्या करेंगे? क्रांति का अगर कोई समाधान आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्रांति करेंगे। तो ये उनको भी पूछो क्रांति कहाँ तक है, व्हाट इज योर एंड गोल, उनको नहीं पता। वो उनको एक चूरन खिला दी है खट्टी मीठी, जाओ बेटा क्रांति करो, तो उनको क्रांति करनी है। क्रांति क्यों करनी, कब तक करनी, नो आइडिया। एंड गोल क्या, नो आइडिया, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो ठीक है, भटके हुए युवा, इसलिए मैं कहता हूँ उनको।
हम साउथ की बात किए, बंगाल की भी बात किए। बंगाल में एक और समस्या है शरणार्थियों की, जो घुसपैठियों की, शरणार्थी तो बोलना गलत होगा, घुसपैठियों की। और यही समस्या हमको देखने को मिलती है पूर्वोत्तर भारत में, चाहे वो असम का क्षेत्र हो या कोई और विभिन्न जो दूसरे क्षेत्र हैं। असम में तो निसंदेह ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें मणिपुर में जो घटनाएं चल रही हैं, तो आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, तो आप बताइए कि मतलब क्या रीजंस हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत को, और क्या कोई उपाय है कि घुसपैठियों को हम रोक सकते हैं। बंगाल में झूठ वाले जो वोट होते हैं, मतलब मैं बहुत लोगों से सुनता भी हूँ कि वो वोट डालने गए, पता चला है वोट पहले ही डल चुका है। किसी किसी को तो गन पॉइंट पे भी वोट डलाया जाता है, ऐसा सुना है नहीं मैंने नहीं, ये डायरेक्ट। उल्टा सुना है। उनको गन पॉइंट पर डराते, घर के बाहर बताओ वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। और कर देते उनके तो व्यक्ति। इन सब को रोकने के लिए क्या उपाय है? क्या इलेक्शन कमीशन इन पर कोई कभी प्रतिक्रिया नहीं करता? क्यों सुप्रीम कोर्ट कभी इन पर कोई रोक नहीं लगाता? लेकिन मणिपुर जैसे हिंसा पे तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए थे, लेकिन संदेश खाली पे तो एकदम शांत बैठा हुआ है। अब आपने यार इतनी बातें एक साथ शूट कर दी। मैं सर्वप्रथम मणिपुर पे आता हूँ। तो मणिपुर को लेके एक मेरा विश्लेषण ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत मेरा मत है। मणिपुर के पीछे मैं गिनता हूँ जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस विश्व का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर है। उसे ड्रग्स, गन, ये सब कारोबार में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। और जैसा स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने कहा था, वॉर एट 2.5 फ्रंट्स। तो पाकिस्तान तो हमको परपेचुअली बिजी रखता ही है, चाइना का फ्रंट है ही। तो सीपैक जो आ रहा है उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों, हम कश्मीर में हम फ्रंट पे लगे हुए हैं। अब वहाँ हमारी आर्मी सशक्त है। लगभग 7 से 8 लाख की फौज वहाँ 370 के पहले तैनात थी, अब रिलैक्स कर दिया होगा। लेकिन ये मणिपुर जो है ना, वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है। ये आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जिसे स्पाइंग वर्ल्ड में एस्पियोनाज कहा जाता है, भारत को बिजी रखने के लिए। भाई, जब हम कुकी कहते हैं, मणिपुर में 2 प्रजातियां हैं, मेती एंड कुकी। अब मेनलैंड इंडिया को, आपको हमें लगता है कि मेती एक कुकी दो, ऐसा नहीं है। मेती कुकी प्रजातियां हैं, कुकी एक समूह है, मेती एक समूह है। कुकी के अंदर मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रॉपर नंबर मेरे पास नहीं, बट 14 से 28 जितनी प्रजातियां आती हैं। अब कुकी जो है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। लोगों को गलत फहमी है कि कुकी मतलब मुस्लिम, कुकी में हिंदू भी मुस्लिम भी है। लेकिन आधे कुकी भारत में है और आधे म्यांमार में है। तो एक तो वो उनका हो गया, जो फ्री एक्सचेंज आना जाना है। और भारत ने बोला है कि भाई हम तो बॉर्डर को कंसील करेंगे, तो उनका फ्री मूवमेंट, फ्री पैसेज अटक जाएगा। दूसरा, कुकी जो है वो पहाड़ों पे रहते हैं, जहाँ नारकोटिक्स की खेती होती है, चरस, गांजा, अफीम, जो भी हम बोल रहे हैं, तो ड्रग्स की खेती होती है वहाँ। अब आपने बॉर्डर लगा दी, माल कहाँ बेचेंगे? तो माल तो यहाँ खरीदा जाता है, माल बना रहे हैं, तो ड्रग्स के पीछे कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? जॉर्ज सोरोस कर रहा है वाया चाइना। तो ये ऐसा कर रहे हैं ना कि भाई वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करो, ट्यूमल्ट क्रिएट करो, ताकि भारत और भारत की सेना, सैन्य बल वहाँ व्यस्त रहे। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है वो वहाँ पे कार्यरत हैं। ये हो गई एक बात। बाकी इंटरनल तो देखिए चलता है, बट मोटा मोटी ये है एक छोटा सा विश्लेषण मेरा। दूसरा, बंगाल की आपने बात की, तो बंगाल में सीबीआई को धर लिया जाता है बंगाल पुलिस द्वारा। बंगाल पे इलेक्शन कमीशन और ईडी के, आपको मालूम हो तो कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है कि ईडी के वहाँ पे ऑफिसर्स गए थे, उन पे पत्थरबाजी हुई और लहूलुहान होकर वो बाहर निकले हैं। तो बंगाल तो भैया एक अलग ही भारत के अंदर पाकिस्तान चल रहा है। वहाँ ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, किसी की कुछ नहीं चलती। और सुप्रीम कोर्ट की विडंबना तो यह है कि भाई वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की याचिका 35 सालों से निलंबित पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, खारिज करते रहते हैं। लेकिन अफजल गुरु के लिए रात को खुल जाता है वो। तीसरा सेतलवाद के लिए हमारे माननीय चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं तो भरतनाट्यम का शो देख रहा था, मेरे पास मैसेज आया, तो मैं मेरा शो छोड़ के आया, कोर्ट खोली और मैंने ये किया। ये पता नहीं विडंबना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि रिजर्वेशन इज द बीकन ऑफ भारत, बीकन ऑफ लाइट। रिजर्वेशन भारत की प्रगति में एक बहुत मतलब निर्णायक कड़ी है। ये होना चाहिए, रिजर्वेशन का हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजों को मिला के केवल 3% जज ही दलित है।
वहाँ पता नहीं वो लाइट क्यों अंधेरी हो जाती है। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन मेरी सीमित जानकारी में मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा आज तक दिखी नहीं जो महिला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे तो मैं क्या ही कहूँ, पता नहीं फिर वो कंटेम्प्ट लग जाएगा। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है तो ठीक है, अब क्या ही कहेंगे, ठीक है। और अब बंगाल तो सुप्रीम कोर्ट बंगाल कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ही पता है कि भैया अवहेलना होगी, और यदि हमने अधिकारियों को भेजा, अधिकारी भी धर लिए जाएंगे। अभी आप ये शेख शाहजहां का किस्सा देख लीजिए। जब वहाँ पे केंद्र एजेंसी ने केंद्र अफसरों को भेजा, तो केंद्र अफसरों को बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां का जो बोलते कस्टडी नहीं दी। क्या बोल के नहीं दी? हाई कोर्ट ने बोला है ठीक है, लेकिन अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आप सोचे मतलब किस लेवल का ये फेडरल स्ट्रक्चर जो बोलते संघीय ढांचे पे कितना बड़ा हमला, कितनी करारी चोट है। केंद्र बल वहां जा रहा है, लेकिन उसको लोकल पुलिस हवाला नहीं देती, इस गुनहगार का, इस गुंडे का, इस रेपिस्ट का, इस निर्दयी, इस जानवर का। मैं क्या बोलूं, पता नहीं। भारत में या जो प्रो हिंदू और संगठन है और जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी, आपका इस पे विचार? देखिए मेरा अगेन विचार थोड़ा रेडिकल हो सकता है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मैं संवैधानिक बात नहीं कर रहा, जिसे कहते हैं कि सांस्कृतिक बात कर रहा हूँ, सिविलाइजेशनल, कल्चरल। तो कल्चरली, सिविलाइजेशनली इंडिया वॉज, इज एंड विल बी हिंदू राष्ट्र। और जैसे मैंने कहा कि हम एक धार्मिक देश हैं, हम एक धार्मिक संस्कृति हैं, धर्म से हम दूर नहीं हो सकते। मैं आपको छोटा प्यारा उदाहरण देता हूँ। मुसलमान तो पूरे विश्व में, अफ्रीका तो पूरा इस्लाम मान चुका है, सब वहाँ पे मुसलमान बन चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि जो कव्वाली है वो आपको भारतीय महाद्वीप अर्थात साउथ ईस्ट एशिया में ही देखने मिलती है? क्यों ऐसा? क्योंकि इनके पुरखों ने तलवार की नोक पे सलवार तो पहन ली, लेकिन भजन कीर्तन आप इनके डीएनए से कैसे निकालोगे? तो भजन कीर्तन नहीं करके कव्वाली कव्वाली कर देते हैं लोग। सूफी जो करते हैं, क्यों अफ्रीका में सूफी नहीं मिलता आपको? सूफी यहीं क्यों मिलता? क्योंकि भक्ति में लीन होना, भजन करना, जगराता करना, ये हमारा डीएनए है। तो हम तो हिंदू राष्ट्र हमेशा से थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि संविधानिक तौर पे हम हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, कोई भी सरकार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको इंटरनेशनल प्रेशर और वो सब में हम बहुत साइड हो जाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र ही चल रहा है हमारा। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2-3 महीने बाद शायद जी। कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन डेट भी घोषित कर दे। क्या मोदी जी तीसरी बार दोबारा आ रहे हैं? और क्या जी। जो एक अलायंस बना है IND, इंडिया डॉटेड इंडी, तो उसमें क्या उसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो डॉटेड इंडी अलायंस में बहुत सारे डॉट है। दिल्ली में जब सेंट्रल एजेंसीज कांग्रेस पे कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी जश्न बनाता है। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के विधायक सुखपाल खेरा को धर लेती है, तब आम आदमी पार्टी वाले जश्न मनाते हैं कि ये तो नशेड़ी और चरसी विधायक है कांग्रेस का। तो मतलब इन लोगों का कोई सर पाँव नहीं है। जब बात होती है कि सनातन को ध्वस्त किया जाए, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तब राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा में एक पादरे आके बोलता है कि मैं तो चप्पल पहन के चलता हूँ, भारत की भूमि इतनी गंदी है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए मैं नंगे पाँव नहीं चलता, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। और उसी दौरान जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो कांग्रेस अधिकृत तौर पे स्टैंड लेती है कि तो भाजपा आरएसएस की पॉलिटिकल इवेंट है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसी समय पे हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह, जो कि मुख्यमंत्री राजा जी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, वो कहते हैं कि हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हम तो जाएंगे, हमारी आस्था है, हम जाएंगे। कांग्रेस के गुजरात के तत्कालीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया बोलते हैं कांग्रेस ने गलत किया, हम तो जाएंगे। तो कांग्रेस का कोई सर पाँव थोड़ा बचा है। और आप ये इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो इनके अलायंस को आप देखिए, राम मंदिर को लेकर इनका क्या स्टैंड है। ऑफिशियल स्टैंड हमने बात कर ली, लेकिन आप इनका साइकिल देखिएगा। 1949 में जब प्रभु प्रकट हुए वहाँ भू से, तो इनको लगा कि तो हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा। तो पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ नाम की पंडित है, जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे ताले लगवा दिए, बंद कर दो भाई, बंद कर दो, बंद कर दिया। उसके बाद ये हुआ
कि वो केस वेस सब चल रहे थे। 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि ठीक है, जो वहाँ की जो दीवार है जहाँ पे वो कुछ नक्काशियाँ हैं, वहाँ तुम पूजा कर सकते हो। राजीव गांधी जी को लगा, किसी ने उनको चाबी भरी कि तुम हिंदू हृदय सम्राट बनो। ठीक है भैया, हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे हम। वीएचपी को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए उन्होंने ताले खोल दिए वहाँ पे कि तुम तो हिंदू हृदय सम्राट बनोगे। बन गए भैया। 1989-90 में चुनावी कैंपेन की शुरुआत हम राम राज्य लाएंगे बोल के राजीव गांधी जी ने सरयू के घाट से अयोध्या से की। बन गए हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन लोगों को पता है तो बगुला भगत है, ढोंगी बाबा है, हार गए चुनाव। तब तक सोनिया गांधी, सोनिया माता कहीं पिक्चर में नहीं थी। एकाएक सोनिया जी राष्ट्र के सामने प्रकट होती है कि मुझे खेद है, ये हुआ जो हुआ, और उन्होंने जो ताले खुले उसके प्रति खेद व्यक्त किया। उसके पहले वो कभी नहीं आई थी। फिर उसके बाद जब बाबरी ध्वंस हुई तो बकौल पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री बयान दिया कि जो हुआ मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और कांग्रेस पार्टी और सरकार तो कटिबद्ध है बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए। दूसरा, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस कैपेसिटी में बुक लिखी 6 दिसंबर 1992, अयोध्या। उस बुक में वो लिख रहे हैं कि राजीव गांधी अपने गुर्गों के साथ वहाँ जाके चोरी छुपे भूमि पूजन भी कराए थे। उनको इतना अंदर से आतुरता थी हिंदू हृदय सम्राट बनने की, लेकिन वो हार गए। उसके बाद फिर से वो न्यूट्रल और सेक्युलर बन गए। ये वो कांग्रेस पार्टी जो चलते चलते आई और आज भारत की भूमि गंदी है, डेंगू मलेरिया सनातन से लेके राहुल बाबा बोलते हैं वी आर अ मुस्लिम पार्टी। प्रधानमंत्री इनके मनमोहन सिंह कहते थे देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये पार्टी वहाँ से चलते यहाँ तक आई, और बीच में कभी कभी मंदिर वंदिर टेम्पल रन होता है तो राहुल जी ये भी कहते थे कि हम जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हैं। तो देश ने ये देखा है। मेरी उम्र इतनी नहीं है इसलिए मैं अपने आप को एक भ्रामक भ्रांति में जीता हूँ कि मैं युवा हूँ। तो युवा होने के नाते जब हमने देखा है, हमारे बाप दादाओं ने देखा है, हमारी पीढ़ी देख रही है कि ये फर्जी, फ्रॉड, ढोंगी पार्टी है, तो इसीलिए मुझे लगता है ये इंडी अलायंस की कोई धुरी है नहीं। इनका एक सिंपल फंडा है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नो विचारधारा, नो विचार। एक ही गोंद है जो इनको चिपकाए रखा है, मोदी भगाओ, मोदी हटाओ। और हाँ, कुछ नहीं होता तो मोदी को 4 गाली दे दो, अपना काम हो जाएगा। विकसित भारत 2047 का मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, और हम एक तरफ देखते हैं कि फ्री वाइज जो स्कीम चलती हैं वो उसको एम्पावरमेंट के तौर पर देखते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि फ्री वाइज से क्या हमारा जो ये संकल्प है विकसित भारत का, इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ्री बीज जो था, मतलब जो फ्री में दिया जा रहा है लोगों को कि आप बिजली माफ़ कर दिया, ये माफ़ कर दिया, सब चीज़ एकदम चले जा रहा है, इस पे क्या विकसित भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा? 2047 का जो हमने लक्ष्य रखा है, इकॉनमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? अभी आप केजरीवाल जी को ही ले लीजिए, एक स्कूल बना करके और पूरा ऐसा प्रचार किया जाता है कि सारे दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए। लेकिन आप यहीं दिल्ली में बैठे हुए स्कूल में आप जाएंगे तो मतलब जिस स्कूल को इन्होंने लिया है, जो इनके अंडर में है, वहाँ पर जंगल बना पड़ा है। मतलब गांव का जो जंगल होता है ना, वैसा बना पड़ा है, अच्छा सा माहौल भी नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या विकसित भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा फ्री बीज पर? और एम्पावरमेंट, इस पर भी थोड़ा सा बात कीजिए। विकसित भारत अर्थात अंग्रेजी में डेवलप्ड इंडिया, तो डेवलपमेंट होने के लिए देर शुड बी कंपटीशन, बिजनेस। आप कुछ करेंगे तभी तो विकास होगा। और इन लोगों की राजनीति क्या है कि मुफ्त की रेवड़ी दो। मुफ्त की रेवड़ियों में जब व्यक्ति को मुफ्त का मिलता है तो वो कुछ कार्य नहीं करता और उसका विकास नहीं हो पाता। मैं किसी राज्य के लिए हीन भावना नहीं रखता, बट एक उदाहरण आपको देता हूँ। क्यों ऐसा है कि ओडिशा का युवा, ओडिशा का मानस गुजरात में आके काम कर रहा है, उड़ीसा में नहीं कर रहा? क्योंकि जब आपको दिन के 15 रुपये में 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ और उसके साथ थोड़ा सा पौवा पीने को मिल जाता है, तो क्यों आप काम करोगे वहाँ? और गुजरात में जब आता है तो वही व्यक्ति मेहनत करता है। अच्छा, यहाँ पे मेहनत करके बोनस दिवाली पे मांगेगा, ओडिशा में काम करने के बदले सैलरी एडवांस मांगेगा। ये डिफरेंस है। तो मैं तो कैपिटलिज्म का पक्षधर हूँ, पूंजीवाद। अब आपके दर्शक या आप इसको कैसा ले मैं नहीं जानता, बट मैं पूंजीवाद का पक्षधर हूँ। आप काम करेंगे, पूंजीवाद होगा, कैपिटलिज्म होगा, तभी ग्रोथ होगा। दूसरी बात, प्रश्न ये भी आता है कि फ्री भी तो मोदी जी भी अनाउंस कर रहे हैं, केजरीवाल जी भी अनाउंस कर रहे हैं, डिफरेंस क्या? आपको याद हो तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दिल्ली आए थे हमारे गुजरात से, गांधीनगर से दिल्ली आए थे, तो उन्होंने एक वॉलंटरी कैंपेन लगाया था कि
आपके मेरे जैसे लोग जो सक्षम हैं वो गैस सब्सिडी को छोड़ दे, त्याग दे। ये है डिफरेंस बिटवीन वेलफेयरिज्म एंड फ्रीबी रेवड़ी कल्चर। केजरीवाल जी जब मुफ्तखोरी करवाते हैं ना, तो वो बिना कंडीशन ले जाओ भाई, सबको देते हैं, सब ले जाओ। लेकिन जब मोदी जी कोई स्कीम ला रहे हैं तो वो कैपिंग रखते हैं। आपके दर्शकों को बता दूं, जैसे एक होता है पॉवर्टी लाइन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन 1 APL 1, अबव पॉवर्टी लाइन 2 APL 2। तो क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उसके लिए एलिजिबल है उसी को मिलेगा, हर किसी को नहीं देते हैं। भाई मैं, मेरा विडम्बना कहिए, दुख कहिए, मेरे को आज तक कुछ फ्री नहीं मिला है, क्योंकि मेरे जो ITR पेपर है उसके अनुसार मुझे कुछ फ्री नहीं मिला आज तक। लेकिन जो उसका हकदार है उसको मिलता है। तो सोशलिज्म, वेलफेयरिज्म, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। केजरीवाल जो करता है वो सोशलिज्म या रेवड़ी कल्चर, हर किसी को बांटना, उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा और ये बढ़ेंगे। मैं एक और उदाहरण आपको आखिरी देना चाहूँगा। अभी चुनाव के परिणाम को साइड रख देते हैं। सोरेन जी का झारखंड, ममता दीदी का बंगाल, मान साहब का पंजाब, पिनरी विजय साहब का आपका केरला, ये जो राज्य मैं आपको बता रहा हूँ, और गहलोत साहब के अंडर में राजस्थान। RBI रिपोर्ट के मुताबिक देश के 5 सबसे कंगले राज्य हैं। आप कितना भी विकास विकास पीटो, बाजू वाले से पैसा लाके मैं आईफोन खरीदूं तो उससे मैं रईस अमीर नहीं बनता, ये उधारी का पैसा था और ये कंगले राज्य है, ये मैं नहीं कह रहा, RBI की रिपोर्ट है। हाँ, आपने बताया कि पूरा आरबीआई की जो रिपोर्ट है, सबसे कंगले राज्य हैं राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल, केरल, विपक्ष के अधीन, ये विपक्ष भी के मैं अधीन। बता दूं। हाँ, हाँ, तो मोदी गवर्नमेंट के अंडर में सीए आया, ट्रिपल तलाक बिल आया, और यूसीसी भी आ ही गया है, चाहे वो केवल उत्तराखंड में आया हुआ है। मोदी गवर्नमेंट में एक सीए भी अब लागू हो ही गया। आगे की रणनीति क्या है, मतलब दूसरे कार्यकाल की, तीसरे कार्यकाल की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं आपको एक उसकी पृष्ठभूमि देना चाहूँगा। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए समर्थक आपको कहते कि हमारी देश की GDP बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बॉस, वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स का गोल्डन फेज था। आप मानो या ना मानो, पाकिस्तान की GDP डबल हुई थी उस टाइम पे। हम तो पाकिस्तान से भी पीछे थे, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। और GDP में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, आपको मालूम है हमसे ऊपर कौन था? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, ये इतनी इतनी पिद्दी पिद्दी देश हमसे ऊपर थे। तो वो ग्लोबल GDP का बेस्ट फेज था। दूसरा, 2001 में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट दर क्या था? 6.1। जब मनमोहन सिंह आए, मनमोहन, ये 2004 की बात कर रहा हूँ, 9.1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट करके गए लोग। तो इन्होंने इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्मर के अंडर में कुछ बहुत खास नहीं किया। वो बैंड वैगन ऐसा था, तब काम हो गया। लेकिन 4 से 14 की बात हमने कर दी, वो सब हो गया। मोदी जी आए, कट टू 2014। 2014 से 2023 में क्या आपको मालूम है भारत का GDP 83% बढ़ा है। हम चाइना से ऊपर है, US से ऊपर है ग्रोथ में। चाइना का 62% ग्रोथ है, हमारा 83% है। तो ये हमने ग्रोथ किया। दूसरा, पहले 2 टर्म हमने कंजर्वेटिवली, जैसे मैंने पृष्ठभूमि रखी तो कंजर्वेटिवली पिछले गड्ढे भरे। अब 1-1-2, मेरा जो 2 वोट गया 14 और 19 में, उससे हमको CAA मिला, उससे हमको राम मंदिर मिला, उससे 4 करोड़ लोगों के आवास योजना में घर बने, उससे 10 करोड़ लोगों को शौचालय बने, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल रही, 370 गया, इन्फ्लेशन, महंगाई दर कम हुआ, 25 नए एम्स आए, एयरपोर्ट 80 जितने बने, लगभग 3 लाख किलोमीटर रोड भी बन गए, हम स्टील प्रोड्यूसर वर्ल्ड के नंबर 2 हो गए, हम मोबाइल मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड के नंबर 2 हो गए, जो ग्रोइंग इकोनॉमी उसमें हम नंबर 1 हो गए, हमारी जो पोस्ट ऑफिस गांव-गांव की थी वो बैंक बन गई, ट्रांसजेंडरों के लिए एक्ट आ गया, टेररिज्म ड्रॉप हो गया। मतलब आप देखो, हम गिनाए उतना कम है, इतना सारा काम हो चुका है, करोड़ों लोगों को गैस पहुंच गया, क्या क्या काम नहीं किया इस सरकार ने। तो अब हमने एक लेवल पे बना दिया, अब हम गड्ढा भर चुके। अब विकसित भारत का मतलब अब हमारा ये है कि जब भारत में इतने सारे यूनिकॉर्न आ चुके हैं तो अब हमको आगे जाना है। और मैं ये मानता हूँ कि ये विश्व जो है ना, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट की बात करूँ, कैपिटलिस्ट मार्केट की बात करूँ, तो विश्व में 2 फाड़ है। अब प्रोलेटेरिएट बॉर्जो से नहीं है, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट कंज्यूमर। तो अब भारत को कंटेंट क्रिएट करना है, कंज्यूमर वर्ल्ड से लाने हैं। और अब तक क्या हो रहा था कि विश्व कंटेंट क्रिएट करता था, हम कंज्यूम कर रहे थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज भारत का इंपोर्ट ज़्यादा क्यों था?
क्योंकि आप में हमारी हैसियत कुछ नहीं है। हम पाश्चात्य सभ्यता के लिए, पाश्चात्य वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हम लोग सिर्फ कंज्यूमर्स हैं कि माल बनाओ, ये गधे खरीदेंगे। तो फेसबुक है, जिसको मेटा बोल लेते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ऑर्कुट है, गूगल है, याहू है, जितनी कंपनी है खाने पीने की, मोबाइल की, वो कंटेंट क्रिएट करती थी, हम कंज्यूम कर रहे थे। अब मोदी जी ने ये फ्लिप कर दिया है कि भाई आप बनाओगे, वर्ल्ड आपका कंज्यूमर होगा। और ये जो विजन था उसका जेनेसिस हुआ कोरोना में आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो अभी हम लोगों को एग्रेसिव होकर आगे जाना है। मैं बहुत विश्वास इस पक्षधर हूँ इस बात का कि थर्ड टर्म में एग्रेसिवली हम लोग मार्केट लीडर बनेंगे, वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, जीडीपी हमारी और ग्रो करेगी, और अब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे टैलेंट को। अभी तक क्या था कि सुंदर पिचाई अगर वो वहाँ का है, वहाँ गूगल का सीईओ बन गया, हम छाती पीट रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप भूलना मत, वो अमेरिकन है, वो अमेरिका के हित को साधेगा। और मैं इस चीज़ में ये मानता हूँ कि कोई भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी एडोबे, कोई भी कंपनी का सीईओ होगा, तो आपको क्या लगता है अमेरिका की सीआईए किसी राष्ट्रवादी हिंदू को बनने देगी क्या? वहाँ का इतना बड़े पोस्ट होल्डर, कितना इजीली डेटा वहाँ से लीक होगा। तो मैं किसी को अपना नहीं मानता हूँ। अब वो समय आएगा कि भारत के लोग, भारत के यूनिकॉर्न्स भारत में बैठ के ऑपरेट करेंगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बोट बाय अमन गुप्ता, वर्ल्ड में नंबर 2 की वो कंपनी आ चुकी है, स्पीकर्स, माइक ये एक्सपोर्ट करने में नंबर 2 की वो कंपनी बन चुकी है। और लकीली या एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली, जो भी आप समझें, 8 तारीख को कंटेंट क्रिएटर्स को जब अवार्ड दिया गया, नवाजा गया, अमन गुप्ता वाज वन ऑफ द अवार्डीज। तो यदि स्ट्रैटेजिक बात करो तो मुझे इसके पीछे भी मास्टर स्ट्रोक लगता है, क्योंकि आप माइक, स्पीकर्स बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है, वक्फ बोर्ड जाने वाला है फॉर श्योर। इस कॉल को, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, तारीख के साथ, दिनांक के साथ, डेट के साथ, डे के साथ रिकॉर्ड कर लीजिए। वक्फ बोर्ड जाने वाला है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जाने वाला है। और जो थर्ड गवर्नमेंट होगी वो बहुत एग्रेसिव होगी, क्योंकि उसमें आपको अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल देखने मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी, आपने धन्यवाद, पूरे थैंक यू सो मच। कई विषयों को उजागर किया हम सभी के समक्ष, चाहे वो द्रविड़ की पॉलिटिक्स हो, साउथ की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं के जो बर्बरता हो रही है उसका विषय हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत का हो, मोदी जी के कार्यकाल को लेकर के हो, क्रिएटर अवार्ड्स को लेकर के हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं आप पुनः दोबारा एक बार संगम पर जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।